दोस्तों, क्या वर्ल्ड एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और क्या ये सस्टेन आगे जाके रहते हैं अगर 2-3 वीक, तो शायद चांसेस कितने बढ़ जाते हैं ग्लोबल रिसेशन के। ये बहुत ही बातें चल रही पिछले 2 दिन से। काफ़ी टाइप और इवन मैं जब टीवी में आता हूँ, एनडीटीवी या सीएनबीसी, वहाँ भी ये काफ़ी बातें चल रही और क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लेकिन यहाँ मैं कुछ मेरे पॉइंट्स रखने चाहता हूँ। और ग्लोबल रिसेशन अगर आता है तो कैसे आ सकता है? तो समझिए कि ये जो वॉर सिचुएशन जो हमारी जो हुई है, तो ऑफकोर्स $100 के ऊपर नो ऑयल चला गया है, 108 109 अभी तो वो चल रहा है आसपास। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इससे जो प्रॉब्लम यही आती है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, एंड दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। अब दो चीज है। अब ये वॉर कितना एक्शन होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबल रिसेशन आना है, अभी आप बोलोगे तो अपन रिसेशन की कहाँ बातें करो, देखो यार, सिनारियो की मैं बात करूं, मैं ऐसा नहीं बोल ग्लोबल रिसेशन आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 महीना चलता है, ठीक है, और ऑयल, मेन ऑयल देखो, वॉर चलता है वो बात अलग है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ग्लोबल ऑयल, अगर ऑयल प्राइसेस आपके 110 120 के आसपास अगर 3-4 वीक चल गए, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। कैसे आती है मैं बताता हूँ कि अगर आप देखो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाता है। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ 85-90% हम लोग कंज्यूम करते हैं, बाहर से ही ऑयल मंगाते हैं। और अगर आप जो पेपर ऑयल होता है वो $110 के आसपास अगर आप लोग समझ लो अभी है, लेकिन आप फिजिकल मार्केट में देखने जाओगे तो वो अभी 140-150 डॉलर में मिल रहा है। ओमान तो अभी का $160, यूएबी $150। ओवरऑल इंडिया बास्केट जो है वो $140 के अबाउट चल रहा है। सो वी हैव अ बिगर इशू दैट, क्योंकि आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है ऑलरेडी $60 बिलियन। क्योंकि का आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा ना, $10 पर बैरल अगर बढ़ गया, जो 70 था उसका अभी 110 पकड़ के चलो, तो $40 बढ़ता है, तो आप $15 बिलियन पर $10 पे, अगर तो $60 बिलियन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो उसके वजह से काफी आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। अच्छा, बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइस, आज सुबह मैंने जो वीडियो रिलीज किया था वो मिड कैप और स्मॉल कैप पर काफी सारे क्वेश्चन आए कि इसका सेकंड पार्ट कब आ रहा है। वेल, सेकंड पार्ट आई थिंक विल रिलीज ऑन संडे। संडे एक सेशन करेंगे। संडे का सेशन की मैं बाद में लिंक दे दूंगा, जरूर अटेंड कीजिएगा, लाइव होगा तो हम लोग और बाकी सब सेक्टर्स लेंगे। और गाइस, आपको भी हमारा नो मॉडल पोर्टफोलियो देखने ₹400 पर मंथ चालू होते तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा। बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। 22,000 जाएगा, 21,000 जाएगा, जाएगा तो जाएगा, आपको पता नहीं, लेकिन अभी से चालू करो इन्वेस्ट करना है एसआईपी मोड में। तो मैं लिंक दे दिया है, वो जरूर जाके देखेगा, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कमिंग बैक टू ऑयल प्राइसेस, तो ऑयल प्राइसेस जैसे बढ़ेगा, आपका फिजिकल डेफिसिट में इंपैक्ट आएगा, और अपने अकेले पे नहीं आएगा, वर्ल्ड ओवर आएगा। अभी अभी पेट्रोल पंप में आप भाव देख रहे हो तो बढ़ नहीं रहे, वही ₹100 के आसपास घूम रहे हैं। हाँ, अभी 1-2 घंटे पहले बात हुई कि इंडस्ट्रियल ऑयल जो है, जो एचपीसीएल ने ₹87 के ₹109, यानी आप कह सकते हो 20% बढ़ा दिए है ऑयल प्राइसेस उन्होंने। आपके जेट फ्यूल जो होते हैं, जो इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया यूज करते हैं, उसमें तो 60-70% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इम्पैक्ट तो बड़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज जिस तरह से सब चीजें चल रही है, कल अब अभी आप बोलोगे कल $120 पहुंचा, अभी 106-105 पहुंच गया था आज। तो उसके रीजन था कि ट्रम्प के कुछ बयान आए, ऊपर से नेटो कंट्री ने बोला कि भाई हम लोग भी हेल्प करेंगे, यानी ब्रिटेन, जर्मनी, जापान एंड ऑल दैट के स्टेट ऑफ हॉर्मोज से शिप निकालेंगे। तो वो कुछ चीजें आई, और वो उन्होंने बोला, नेतन्याहू ने भी बोला कि हम लोग अटैक नहीं करेंगे ऑयल फील्ड्स में ईरान पे। तो उसकी वजह से ऑयल थोड़ा नीचे आया, लेकिन ये 100 के नीचे तो नहीं आया ना। और वही दिक्कत है, अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक बार देख भी लेता हूँ एग्जैक्टली अभी ऑयल कितना है। तो अगर आप देखो तो यही दिक्कत है, प्रॉब्लम। सस्टेनेबिलिटी अबाउट 110 डॉलर कितना रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी $108.5 के आसपास है, तो वो प्रॉब्लम है। तो स्टेट ऑफ फॉर्मस अभी तो सभी शिप नहीं जा रही है, अब वो नेटो वाले कब निकालेंगे एंड ऑल दैट। ईरान क्या कर रहा है कि अटैक तो कर रहा है ऑयल फील्ड, आई थिंक इसराइल के नो वहाँ ऑयल फील्ड्स में अटैक किए। तो ऑयल वो ट्राई करेगा, ईरान के पास पूरी अपना दम लगा देगा कि नो, कहते हैं कि ये
ये जो वॉर है एक महीना और चले, जिससे ऑयल क्राइसिस और रिसेशन की फियर आ जाए वर्ल्ड में, तो उनका बेनिफिट अपने आप सर्व होता है। ठीक है। नेतन्याहू ने बोला है कि भाई वो कुछ पाइपलाइंस की बात कर रहे थे कि थ्रू यूएई, सऊदी, इजराइल के थ्रू डायरेक्ट यूरोप निकालने के। एट द एंड ये तो पता चल गया कि ये वॉर जो थी वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं थी, ये क्लियर कट ऑयल के लिए थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो डिफेंस सेक्रेटरी है, यूएस स्पोक्स पर्सन, सॉरी, यूएस के, उसने भी इनडायरेक्टली बोल दिया कि ऑयल लेंगे हम लोग ईरान का। नेतन्याहू ने आज बोला कि ईरान के पास, क्योंकि 95% जो रेवेन्यू आता है तेल बेच के आता है, तो वही अगर कैप्चर करे तो ईरान अपने आप ठप हो जाएगा, और वही नेतन्याहू चाहते हैं, इसराइल के पीएम चाहते हैं। तो ये एट द एंड सब कुछ ऑयल पे जा रहा है। लेकिन अभी जो हम लोग क्राइसिस की बात कर रहे हैं, कि ग्लोबल रिसेशन की बात करें, तो ग्लोबल रिसेशन में जैसे मैंने बोला कि इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि सबके फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएंगे और ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो अभी तक था, जो रेट कट की बातें हो रही थी और रेट कट हो रहे थे 2025 में, अच्छे खासे रेट कट अक्रॉस द वर्ल्ड हुए। अभी इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, पूरी रेट साइकिल रिवर्स होगी। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। बाकी सब कंट्रीज भी एक दो महीने अभी, अभी कहते हैं ना, अभी ब्रिटेन, जर्मनी, सबने अभी मीटिंग हुई, सबने बोला कि एक डेढ़ महीने देखते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में शायद वो बढ़ा सकते हैं। तो आप देखो कि ये जैसे सस्टेन होगा ऊपर के लेवल पे, अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ने लगा तो इंटरेस्ट रेट कट बढ़ाने की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही प्रॉब्लम आ जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका मनी सप्लाई कम होता है, और मनी सप्लाई कम होता है तो डायरेक्टली आपका जीडीपी एंड ऑल द ग्रोथ एरिया थोड़ा कम होगा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच एवरीवन। अब आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं? इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाते हैं कि लोग कंजम्पशन कम करे, कंजम्पशन कम करे तो अपने आप इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो। तो ये ग्लोबली होगा। जो पूछा 2025 इंटरेस्ट रेट कट का था सिनारियो, वो पूरा चेंज होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें होगी। अगर ये होता है तो ग्रोथ रेट अक्रॉस द वर्ल्ड नीचे आता है, तो हम भी जो 7% पकड़ के चल रहे हैं, हम भी अगर 5% के आसपास आए या थोड़ा नीचे, और बाकी सब कंट्री तो 2-2, 3-3% है, वो शायद एक पे आए, तो ग्लोबल रिसेशन का फियर बढ़ जाता है। ऑलरेडी आईएमएफ ने, उन्होंने बोला है कि अगर ये ऑयल प्राइसेस आगे रहे तो ग्लोबली 2.5 से 3% का जीडीपी ग्रोथ होता है एवरेज, वो कम होके डायरेक्टली 1% के नीचे आ सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ग्लोबल रिसेशन आया तो स्टॉक मार्केट डाउन रहेगा, सब कुछ डाउन रहेगा। तो आप देखोगे कितना बड़ा विशेष सर्कल है। और इसमें मिडल ईस्ट की भी हालत खराब होगी, क्योंकि मिडल ईस्ट से ही सबसे ज्यादा पैसे निकलते थे। अभी ये वॉर की वजह से वहाँ उनकी हालत टाइट हो गई है। क्यों? देखिए गाइस, मैं दुबई में रहा हूँ, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। कुछ अभी आज ही कुछ लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, और वो खुद बोल रहे हैं कि दुबई की हालत और सऊदी की हालत बहुत ही टाइट है, क्योंकि ये कब जाके वॉर खत्म होगी, कितनी लंबी चलेगी पता नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज भी अच्छा खासा है, उससे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो टूरिज्म, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल वहां से निकलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे में एफआईआई भागते यहाँ से वहां से, लोग भी पैसे इंडिया भेजते या अपनी कंट्री में भेजते। तो बहुत सारी चीजें, तो मिडल ईस्ट भी अगर थमता है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। चाइना भी एक ड्रैगन है, चाइना भी अगर थमता है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, चाइना के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ भी बोल दो, ऑयल प्राइसेस का इम्पेक्ट उनको भी आएगा। ठीक है, उनके भी शिपमेंट जाएंगे नहीं, उनको भी बड़े इश्यूज है, तो किसी को भी अच्छा तो है नहीं। एक ही कंट्री है जिसके लिए अच्छा है, वो है रशिया। कि रशिया दबा के तेल भेज रहा है, बेच रहा है, 100 100 डॉलर पे बेच रहा है। जो पहले वो 60-70 डॉलर पे बेचता था पर बैरल, अभी वो 100 डॉलर, तो वो कमा रहा है। बाकी अगर आप देखो तो ओवरऑल कोई भी कंट्री इसमें वो नहीं। तो अब ग्लोबली अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो रिसेशन का फियर आ जाता है। अब उसके लिए ही अभी सभी कंट्री मेहनत कर रहे हैं कि भाई करो, ये जो बवाल चालू किया है ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने, उसमें सभी लोग फंस गए। नाटो ने भी क्यों बोला कि भाई हम लोग हेल्प करेंगे शिपमेंट निकालने में, क्योंकि अभी कैसा है कि अपने उनके ही घर पे आग लग गई है, इन्फ्लेशन वहां भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार सपोर्ट कर लो सब चीजें ठंड होती है, फिर आप देखो यूएसए से आप क्या करना है। यूएस ने $16 बिलियन का डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया यू मिडिल ईस्ट के साथ।
मिडिल ईस्ट भी यही कर रहे हैं अभी भाई, अभी ये युद्ध थमने की बातें कर रहे हैं। एक बार होगा देखना, यूएस के सामने वो भी खड़े रह जाएंगे कि जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया और उनको अकेला छोड़ दिया है। ये वो बात की बात है। अभी क्या, अभी प्रॉब्लम के ईरान ऐसा बच्चा है क्या जो कहीं भी गोली चला रहा है। और उनके भी लीडरशिप, आज देखा कि ईरान के आईआरजीसी के स्पोर्ट्स पर्सन को भी उड़ा दिया। धीरे धीरे उनके नो कहते हैं ना लीडरशिप खत्म हो रही, लेकिन वो अटैक करना नहीं छोड़ रहे। उनके लिए भी क्या है कि उनका एक अटैक लगना चाहिए, उनका एक ड्रोन अगर भी गिर भी गया ना तो यहाँ हैवोक मच जाता है। कतार ने ऑलरेडी बोल दिया कि 17% उनका जो एलएनजी का इंफ्रा है वो पूरा डैमेज हो गया, और वो चालू करने में 5 साल लगेंगे। अब सोचो, और उसमें $20 बिलियन का अभी उन्होंने 2 साल पहले खर्चा किया था, आज $25 बिलियन का उनका ऑलरेडी नुकसान हो गया। तो आप सोचो कि हमें लगता है कि यार एक ही तो बॉम्ब फूटा है कहीं, पूरे किलोमीटर और किलोमीटर में वो होता है पूरा उनकी नो रिफाइनरी एंड ऑल दैट, लेकिन ये बहुत ही कहाँ इम्पैक्ट आता, कहाँ लगा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सोचो कि गैस का सप्लाई बहुत ही बड़ा इशू हो गया है कंपेयर टू ऑयल इशू, क्योंकि गैस कतार देता है, ईरान देता है और रशिया देता है, ये तीन कंट्री मैक्सिमम देता है। अब जो अलरास में जो अटैक किया इसराइल ने, अभी वो बोले नहीं करेंगे, लेकिन वो आप थप्पड़ मार के आ गए तो सामने वाला तो अभी रिवेंज लेगा ना। तो अभी ईरान में भी अगर ठप हो गया गैस का प्रोडक्शन, और यहाँ भी ठप हो गया, रशिया कर रहा है, रशिया प्रोड्यूस करेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएई ने भी बंद कर दिया, यूएई ने भी अपना गैस का सप्लाई बंद कर दिया। हर जगह गैस तो होता है लेकिन कम होता है। यहाँ ये जो तीन नेशन है, ईरान, कतार और रशिया का के पास मैक्सिमम रिजर्व्स है कि जिससे वो सप्लाई करते हैं। तो वहाँ जो गैस का इशू है उसके वजह से भी आप देखो हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रहा है। आपके कहते हैं ना कि यहाँ भी आप देखो काफ़ी सारे होटल्स में इश्यूज है, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन थोड़ा कम कर रहे, सिरामिक कंपनीज बंद हो रही है, तो उसको रियल एस्टेट में इशू आता है। और बहुत सारी जगह पे, यानी आप ये कहते हैं ना कि बोरोसिल, वो भी जो आप कटलरी बनाते हो उसमें गैस का यूज़ होता है। तो ओवरऑल सब जगह इसका इम्पैक्ट आ रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या होता है कि जब ग्लोबल ऐसे इशू होते हैं, ऑलरेडी अगर आप देखो तो गैस के भाव यूरोप में 40% से ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो देट इज ऑल्सो वहाँ इन्फ्लेशन चालू हो गया। हमारा भी 3.3 इन्फ्लेशन था, वो बढ़ के अभी कभी भी 4 या 5 जा सकता है 1-2 महीने में ही, क्योंकि ये चीजें के इम्पैक्ट तुरंत ही दिखने लगेगी आपको, क्योंकि हमारा अभी का जो था वो 2 महीने पहले का डेटा आया था। अभी हमें देखना पड़ेगा यहाँ से कैसे बढ़ेगा, और यही डर है कि जो इंटरेस्ट रेट अप साइकिल आती है, बढ़ना चालू होता है, वो एक बहुत ही पेनफुल होता है, और वो मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हमारे लिए भी, अगर स्टॉक मार्केट के लिए भी बोले तो ग्लोबल रिसेशन किसी लेवल पे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपके ओवरऑल एफआईआई ड्राई अप हो जाते हैं। एफआईआई क्यों आएंगे, अगर आप देखो रूपी 93.3 पहुंच गया, दैट 93.3 पे अगर आप देखो तो आपका एफआईआई को ऑलरेडी इतना बड़ा लॉस हो रहा है करेंसी एक्सचेंज में, प्लस हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स पीछे जा रहे हैं। मार्च तो पूरा वॉश आउट हो गया है, तो जो 14-15% का अर्निंग ग्रोथ था वो कुछ 9-10% आके रुक जाएगा। रुपी वीक है, प्लस ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का पता नहीं है। अभी देखो गोल्ड भी नीचे आ रहा है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो काफी सारे इश्यूज की वजह से एफआई नहीं आते, तो हमारा कैपिटल ड्राइव भी होता है। तो ये भी एक इशू है। सो देर इज नो वे कि ये चीजें थम जाती है। देखो ये, अगर ये फॉर एग्जांपल आज, चलो आज मार्केट थोड़ा कुछ अप था ओवरऑल, रीजन क्योंकि कल बहुत गिरा, and थोड़ा आज ऑयल 100, कहते हैं ना कि 119 120 से 108 आया, तो थोड़ा रिलीफ आया। लेकिन अगर आप देखो तो ये जितना लंबा चलेगा उतना इंडियन इकोनॉमी को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पेट्रोल से कैसे दूर रहे, काफी और एनर्जी के सब्स्टिट्यूट देख रहे, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर एनर्जी एंड ऑल दैट, बट इट टेक्स टाइम। ओके, और यही दिक्कत है कि अगर इंडिया का ग्रोथ इंजन भी धीरे होता है, और चाइना का भी, चाइना को भी सेम प्रॉब्लम, चाइना का भी ग्रोथ इंजन धीरे होगा, यूएसए का धीरे होगा, यूरोप का धीरे होगा, तो अपने आप रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन आ जाता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच द मार्केट इज फेसिंग।
कि यार ये कहाँ जाके थमेगा। अब क्या कर रहा है कि ईरान क्या कर रहा है कि पकड़ के रखा है सब कुछ, ज्यादा गोलाबारी नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अटैक कर रहा है हर रोज, यानी वो एक्सटेंड कर रहा है कि वॉर कितना एक्सटेंड हो। ठीक है। यहाँ यूएस और इसराइल जैसे बमबारी ज्यादा करते हैं तो पूरा वर्ल्ड ऊपर आ जाए, भाई बंद कर बंद कर बंद कर। लेकिन वो ये ना, स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर आप क्लियर कट चालू नहीं करते और ऑयल प्राइसेस, सॉरी, शिप्स जाएगी नहीं तो ऑयल प्राइसेस कैसे कम हो, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई आपने क्या किया है कि यूएई की रिफाइनरी बंद कर दी, यूएई का गैस प्रोडक्शन बंद कर दिया, केएसए में आपने अरामको में थोड़ा काफी डैमेज हुआ, लेकिन केएसए का एक ही बेनिफिट के 5 बिलियन बैरल का उनका जो पाइपलाइन है वो एक उससे ऑयल निकल रहा है, और यूएई भी ट्राई कर रहा है थोड़ा थोड़ा निकालने का। इसराइल में आपने अटैक कर दिया, बहरीन में अटैक कर दिया, ऑलरेडी आपका सप्लाई कम हो रहा है। रशिया ट्राई कर रहा है जितना करने के लिए। हाँ, अभी बात चल रही है कि यूएस बोल रहा है कि जो 14 बिलियन बैरल जो सी में घूम रहा है ईरान का, वहां वो लोग अनसैंक्शन कर सकते हैं। आप देखो किस पे, जिस पे अटैक ही कर रहे हो उसी का ही ऑयल अनसैंक्शन करने की बात है कि भाई ये सब चलता रहता है, तो क्योंकि उनको ऑयल प्राइसेस नीचे लाने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है कि ऑयल प्राइसेस 1995 जाएंगे तुरंत ही, 100 के ऊपर तो रहेंगे ऐसा लग रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलना बहुत ही जरूरी है। ऑयल अगर नीचे आ गया तो भी चीजें ठीक है। और बस ये कहते हैं ना चोक पॉइंट जो स्ट्रेट ऑफ, तो ईरान वही चाहता है कि ग्लोबली इतना पेन हो फाइनेंशियली कि लोगों को हिम्मत ना हो ईरान पे वापस अटैक करने के लिए। नेतन्याहू बोल रहे कि भाई हम लोग पाइपलाइन लगा देंगे, नो, अक्रॉस द कंट्रीज, और नो थ्रू यूएई के से इसराइल थ्रू डायरेक्ट यूरोप में जाएंगे। वो सब बात सही है, लेकिन वो 3 साल 5 साल लगते हैं आपको पाइपलाइन डालने। और वो कब चालू होता है, जब ये सब चीजें थमती है। ठीक है, ऐसे तो पाइपलाइन चालू नहीं होगी, तो ये फ्यूचर की बातें हैं। सो दिस इज द रियल इशू। सो आप कहे कि भाई नहीं ग्लोबल रिसेशन के चांसेस कम है, नहीं, चांसेस अच्छे खासे हैं। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, मैं आपके फिर क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ। तो चांसेस अच्छे खासे हैं यहाँ नो ग्लोबल रिसेशन के, अगर ये चीजें एक महीना चला। अब बोलो प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी में 10% है, ज्यादा नहीं है। लेकिन जो पहले 2-3% था वो अभी 10-15% हो गया है। अगर ये एक आध वीक और चला तो 30-40% हो जाएगा ग्लोबल रिसेशन का। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ईयर। मेन इन्फ्लेशन कर, अगर हमारे में क्या है कि हमें ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप फिस्कल डेफिसिट में डायरेक्ट इम्पैक्ट है, यहाँ ओएमसी हिट ले रही है। यू आप यूएसए वहां देखोगे तो डायरेक्टली गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आई थिंक 40-50 सेंट्स तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो वहां तो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है। सो दिस इज द चेंज हैपनिंग अक्रॉस। और वॉर कितना चलेगा और ऑयल प्राइसेस कितना ऊपर रहेगा, आई थिंक उससे भी ज्यादा एक ही चीज है कि ऑयल प्राइसेस कितना ऊपर रहेगा, बस वही ट्रैक करना है। रात को सोते हुए ऑयल प्राइसेस देखो, उठ के प्राइस देखो, और दोपहर में देखा करो। यही तक है। अभी आप बोलोगे करना क्या है, ये रिसेशन आ गया, देखो वो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। यू हैव टू स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो इन सच अ वे कि ऐसे सेक्टर में रहो जहाँ ग्रोथ अच्छा हो। और इसलिए अगर आप सुबह का वीडियो भी देख लो, मैंने आपको बताया कौन से सेक्टर वाइज कैसे इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो वो पार्ट 1 रिलीज किया था, पार्ट 2 भी रिलीज करेंगे बाद में, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स है, मैं एक साथ ले नहीं सकता हूँ। और ये दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू शफल योर पोर्टफोलियो। खराब स्टॉक को बाहर निकालो और अच्छे स्टॉक को अंदर लाओ। अगर कोई स्टॉक 50% डाउन है, लगता नहीं कि ऊपर चढ़ेगा, लेकिन कोई अच्छा स्टॉक, यानी खराब स्टॉक आपके जो 50% डाउन है, अच्छा स्टॉक आपको 25-30% नीचे मिल रहा है, लपक लो। आप बोलोगे 20% का लॉस हो जाएगा ना, 50% में बेचा मैंने और 30% वाला लिया, तो अरे भाई आगे जाके ये जो अच्छा स्टॉक है ना वो तुरंत रिकवर हुआ। आप चाहते हो तो गाइस, अब जो भी हमारे मेंबर्स है, प्लीज आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स लोगे तो भी चलेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने लिंक दिया है, ₹400 पर मंथ से स्टार्ट होता है, प्लीज है वो एनरोल कीजिए। तो वो क्या है, डीमेट अकाउंट से लिंक होता है, तो आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे। लेकिन यार दिस इज द गुड टाइम टू बाय। चलिए आपके क्वेश्चंस लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अभी कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जितनी वॉर ज्यादा चलती है ग्लोबल रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और दैट इज नॉट गुड अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, चलिए अभी मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। फर्स्ट
Sima Dalal 7595. Thanks, Tapanji. Trump entered the war, now wants desperately come out, but Iran say no, boss, you started and we shall end. एग्री एग्री। और ग्लोबल इकोनॉमी वही है सीमा जी, करेक्ट, कि ईरान तो चाहता ही नहीं है कि ये वॉर खत्म हो, क्योंकि एट द एंड उन्होंने भी बहुत पेन झेला है और बहुत ही लीडरशिप को मारा है। अभी वो कहाँ बोलेगी नहीं नहीं, यानी वो ये कि वो खींचना चाहती है, और वो जितना फाइनेंशियल पेन दे पाए उतना उनको लगता है कि दे विल बी विनर, और बेनिफिट हो रहा है। अब देखो सभी कंट्रीज को पेन हो रहा है, उसमें कोई इंक्लूडिंग इंडिया। तो आई डू एग्री विथ यू। शक्ति पंप्स में लॉस है, आई थिंक। ये कौन है, दुर्गेश रोजारा मोटिवेशन। वेल, शक्ति पंप्स तो ऑफ कोर्स नो, ओवरऑल अगर आप देखें तो मैंने आई थिंक ये पहले भी क्वेश्चन लिया था। और कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो वाटर ट्रीटमेंट का आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि शायद पंप इंडस्ट्री और वो सब में बेनिफिट है, क्योंकि पिछला एक साल पंप इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं गया है। लेकिन आई थिंक वन, आप थोड़ा वेट कर सकते हो थिंक को सेटल होने में। बट मे बी अगर अब एक दो क्वार्टर तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा रिकवरी आ सकता है। स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, फाइनेंशियल भी अच्छे नो, इतने कुछ टाइम से अच्छे नहीं है, लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन काफी डाउन है, तो उतना भी महंगा नहीं है। तो अभी मैं बोलता हूँ आप थोड़ा होल्ड कीजिए, वो बेटर रहेगा। प्रमोद जिंदाल 6824। सर, आई सब्सक्राइब टू योर स्मॉल केस टुडे। थैंक यू प्रमोद जी। आप अगर चाहो तो आप अपने टीम का आपका नंबर भी दे सके तो हमारी टीम आपको कॉल कर पाए। ओके। देन प्रमोद जी का एक क्वेश्चन है, आइसोलेशन एनर्जी का क्या करना है? आइसोलेशन एनर्जी, 1 मिनट। आइसोलेशन, वेल मुझे मिल नहीं रहा है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं ये क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है। IRFC था। IRFC, वेल IRFC में इतना मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड, ये बाय द वे ये क्वेश्चन है रवि यादव XX4PT का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ रेलवे पे ही कैटर करता है, और नो उतना मोट नहीं है ना, बहुत कुछ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, और इतना प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है। तो मैं इतना ऑनेस्टली IRFC पे इतना बुलिश नहीं हूँ। तो देख लीजिएगा इस, क्योंकि यादव जी, कहीं ना कहीं आप इफ यू वांट यू कैन आप चेंज कर सकते हो कोई अच्छे स्टॉक में। मिस्टर कमलेश माल 2056। जल जीवन शक्ति 2, यस, जल जीवन के वजह से काफी वाटर इंफ्रा स्टॉक्स को आगे जाके फायदा हो सकता है। तो यस, जल जीवन एक एक तरह से अगर देखो, पार्ट 1 जल जीवन ऑलरेडी 2019 में था, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि काफी सारे जो वाटर ट्रीटमेंट्स के स्टॉक्स होते हैं ना, वो कैश फ्लो में अटक गए, क्योंकि जो रीइंबर्समेंट आना चाहिए गवर्नमेंट से वो आने में भी काफी टाइम लग रहा है। तो वहाँ एक क्राइसिस है, बट यस, लॉन्ग टर्म के लिए देखो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। मिस्टर कमलेश मॉल, ट्रेंड 4650 पे लिया गया है, 1 साल, 1 साल का नजरिया है मेरा भाव यार ऑनेस्टली थोड़ा प्रॉब्लम है ट्रेंड में, क्योंकि आप देखो उसका जूडियो उतना चल नहीं रहा है, और अभी भी अगर मैं वैल्यूएशन देखो 76 का पी है, और इस बार की अर्निंग्स भी ग्रेट नहीं थी, और ऑनलाइन से बहुत ही अच्छी कंपटीशन आ रही है, तो वो भी एक बड़ी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन ट्रेंड। पहले था, लेकिन नो 1 साल पहले, क्योंकि वो परफॉर्म दे रहा था, आई थिंक पिछले 1 साल से मैं आई एम नॉट बुलिश ऑन दैट, सो दैट इज अ थिंग। प्रवीण जैन बोल रहे, इसराइल एक पागल देश है, एन अनवारंटेड पॉलिटिकल कॉमेंट्री बाय एन इल इन्फॉर्म पर्सन। यस, करेक्ट, 100%। इसराइल तो पागल ही है 100%, उसमें तो कोई डाउट नहीं। नेतन्याहू चाहते थे कि ये सब हो, कहीं ना कहीं ईरान को खात्मा करनी है, बस पता नहीं उनके दिमाग में वो सडनली पता नहीं उसने कैसे ट्रम्प को कन्विंस कर दिया ये सब करने के लिए। यानी जबरदस्त है। तो काफी इन्फ्लुएंशियल है, और कहते हैं ना यूएस में भी प्रो इजराइल का सेगमेंट बहुत बड़ा है, एंड दे प्ले अ वेरी बिग रोल। सो यस, वो पागल देश है, उनको बस ये वॉर करने में बहुत मजा आता है। पूरे जब भी होता है किसी ना किसी से वॉर करते रहते हैं पूरे हर टाइम। सो दैट इज अ थिंग। सो अब देखो वहां तो पूरा ब्लैकआउट है, आपको पता ही नहीं चलेगा वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो
नो सही, आई डू एग्री, पागल देश है पूरा। Su Sudeep Topal 7740. Sir, now what banks shall we buy? Well, ऑनेस्टली बैंक्स अभी नीचे आ रही है तो एक तरह से अच्छा स्कोप भी है। पीएसयू बैंक्स भी नीचे आ रही है तो पीएसयू बैंक्स में अभी भी क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है प्राइवेट बैंक के सामने, लेकिन प्राइवेट बैंक्स भी कंपेरेटिवली उनके वैल्यूएशन कम हो रहे हैं जो पहले थे। तो वो वैल्यूएशन गैप बिटवीन पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स नीचे आ रहे हैं। बस वो एक देखना है कि ये अगर जिस तरह से ना मंदी आ सकती है थोड़ी, तो उसमें और ये ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, और ये जो प्रोडक्शन हॉल्ट हो रहा है काफ़ी सारी कंपनीज का, उसके वजह से क्या एनपीएस बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो बैंक्स के एनपीएस है अभी वन ऑफ द लोवेस्ट है ओवर द इयर्स। और अगर एनपीएस बढ़ते तो इन सब बैंक्स को भी इश्यूज आ सकते हैं। तो यू हैव टू बी नो गोइंग विद अ बैंक जिनका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड हो, वैसे बैंक में जाओगे तो वो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए गाइस, अच्छा लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। रणवीर सिंह तपन जी, यस्टरडे वाज द डे ऑफ द इन्वेस्टर, नॉट अ वेरी 50% एलोकेट टू यस्टरडे। सही है रणवीर जी, और मैं भी सबको यही बोलता हूँ कि आप एलोकेट करो। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ हमारे मेंबर्स को, मैं यही बोल रहा हूँ कि 60% एलोकेशन ऑलरेडी कर दो। 70-60%, 30% रखो। आपको पता नहीं ये 22,000 जाएगा या 21,000 जाएगा, क्या ये 23,000 का ही बॉटम बना देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया है, 2-3 साल 4 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो दिस वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। सो यस, आई डू एग्री, इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और मैंने कल के सुबह के सेशन में भी बोला था कि करो, और अभी आगे भी बोलूंगा, अच्छे स्टॉक में करो, इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर वे पोर्टफोलियो। आई थिंक दैट इज हाउ यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपको वीडियो कैसे लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट, और आपके क्वेश्चंस जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सी यू देन, बाय बाय।